नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा में हिंदी विषय में दूसरा गद्य बापू की कुटिया में का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षेप में परिचय देखते हैं और परिचय देखने के बाद इस रेखा चित्र का प्रारंभ करेंगे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जन्म सन 1902, मृत्यु सन 1968। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। बाल्यावस्था में ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। मौसी के घर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लालन पालन मौसी जी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वे कई बार जेल भी गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी से का जो आंदोलन चल रहा था वही आंदोलन से वो प्रभावित हुए थे और इसी प्रभाव के कारण वो आंदोलन में शामिल हो गए थे और इस शामिल होने के कारण कई बार जेल भी गए थे। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था में ही वे पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। प्रयाग विशारद शिक्षा की जो परीक्षा है वो परीक्षा भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उत्तीर्ण की थी और 15 साल की उम्र में वह पत्र पत्रिकाएं लिखने लग गए थे। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास लिखे, कहानी के क्षेत्र में कहानियाँ लिखी, नाटक के क्षेत्र में नाटक लिखे, ललित निबंध के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान बेनीपुरी जी का रहा है और रेखाचित्र हो या संस्मरण, गद्य की कई विधाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपना योगदान दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का काफ़ी योगदान रहा। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। कोई भी साहित्यकार हो, ज़्यादातर साहित्यकार का प्रारंभ शुरुआत पत्र पत्रिकाओं से ही होता है और पत्र पत्रिकाओं में सफलता मिलने के बाद वो साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश होता है और साहित्य के क्षेत्र में उसका योगदान जो हो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रवेश, साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ, क्योंकि शुरुआत पत्र पत्रिकाएं लिखने से हुई थी और पत्र पत्रिका के बाद वह साहित्य के क्षेत्र में नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि लिखते गए। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक जनता आदि साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। अभी भी मैंने जो नाम बोला वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पत्रिकाओं के नाम है। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा चित्र के संग्रह है। माटी की मूर्तें और लाल तारे ये उनके रेखा चित्र के नाम है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अभी भी मैंने जो ये 3 नाम दिए वे उनकी प्रसिद्ध
रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने निबंध के क्षेत्र में भी अपना काफ़ी योगदान दिया है और वह निबंध में खास करके ललित निबंध के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि बेनी जी को मिली है। अब ये जो रेखा चित्र है इसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तुओं को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के सहचर्य से वे उन्हें अपने पास महसूस करते हैं। यही बात इस रेखा चित्र में देखने को मिलती है। तब हम रेखा चित्र में आगे बढ़ते हैं। गद्य 2 बापू की कुटिया में, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। अब हम इस रेखा चित्र में आगे बढ़ते हैं। बापू, यहां तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं। जब तक तुम यहां थे मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। तो यहाँ ये जो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ में जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, वह अफसोस करते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को अफसोस किस बात का है? अफसोस इस बात का है कि आज जिस जगह पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, वही जगह बापू की कुटिया है और वो बापू की कुटिया के अंदर बैठे हैं। और जिस जगह पर महात्मा गांधी बैठते थे, उसी जगह पर बैठकर ये रेखा चित्र लिखते हैं और उसमें अफसोस व्यक्त करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य का मतलब है खराब भाग्य। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और जब महात्मा गांधी जी जीवित थे तो लेखक महात्मा गांधी जी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाए और न कभी यह अवसर मिला यहाँ कुटिया में आने का। और आज जब अवसर मिला है, आज स्वयं कुटिया के अंदर बैठे हैं, तो आज उसके सामने महात्मा गांधी जी नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। जब बापू जीवित थे तब मैं यहाँ बापू को मिलने के लिए नहीं आ पाया,
देश विदेश के लोग यहाँ आकर बापू के दर्शन प्राप्त करके स्वयं को धन्य मानते थे, और मैं तो यहाँ ही रहता था, इसी ही देश में, और बापू को अपना आदर्श मानता था, फिर भी मैं बापू का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया। इस बात का रंज, इस बात के व्यथा लेखक इस पैराग्राफ में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। और एक दूसरी बात का भी वो यहाँ जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बापू तो मेरे गांव में भी आए थे, और हमारे गांव को की धूल को भी इनके चरण स्पर्श से हमारे गांव की धूल को भी पवित्र किया था, और उसी समय भी मैं बापू को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाया। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या हुआ? जब बापू इस कुटिया में थे तब भी मैं बापू को मिलने नहीं आ पाया। एक दिन बापू मेरे गांव भी आए, फिर भी बापू को मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाया। और जब आज मैं इसी कुटिया में बैठा हूँ तो बापू नहीं है। इसीलिए लेखक इस पैराग्राफ में अपने जो अफसोस है, अपना जो रंज है, वह रंज को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आगे भी कहते हैं, लिखते हैं, देखिए, किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उस दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? अब आप देखिए, पहले पैराग्राफ में उन्होंने अपना अफसोस जाहिर किया, तो दूसरे पैराग्राफ में वो ये कहता है कि कभी कभी आदमी का दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बापू जब जीवित थे तब मैं बापू को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाया, इस बात का रंज है। लेकिन कभी कभी आदमी का दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज भले बापू नहीं है। अगर बापू जीवित थे और उसी दिन मैं यहाँ आता तो क्या मैं बिस्तरे के इतना निकट बैठ पाता? क्या बापू की प्रत्येक वस्तुओं को इतनी बारीकी से क्या मैं देख पाता? क्या मुझे ये अवसर मिलता यहाँ बैठकर मैं कुछ लिखूं, या यहाँ की बापू की जितनी भी वस्तुएं हैं क्या उन सभी वस्तुओं को इतनी निकटता से देख पाता? इसीलिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। और उन्होंने यहाँ इसका एक कहावत का भी जिक्र किया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। भले मैं लेट आया, लेकिन लेट आने से भी मैं फायदे में हूँ। फायदे में इसलिए हूँ क्योंकि उस समय अगर मैं यहाँ आता तो बापू के बिस्तरे के पास इतना निकट से नहीं बैठ पाता, न बापू की अन्य वस्तुओं को मैं इतनी करीबी से देख पाता। इसलिए आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो शांत एकांत वातावरण में मैं अकेला अकेला इस कुटिया में बैठकर बापू की प्रत्येक वस्तुओं को एकदम करीबी से देख रहा हूँ। ये दुर्भाग्य मेरे लिए सौभाग्य बन गया। इसीलिए लेखक ने कहा कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया। यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी ये तुलसी की माला,
तुम्हारा यो प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं, तुम अभी गए हो अभी आओगे। तो यहाँ बापू की जो वस्तुएं हैं वही वस्तुओं को एकदम करीबी से लेखक देखते हैं और वही वस्तुएं लेखक को ये कहती है कि बापू अभी भी बाहर गए हैं, तो कुछ ही समय में वे वापस आएंगे। ऐसा तादात्म्य लेखक बापू की वस्तुओं के साथ स्थापित कर लिया है। बापू जिस बिस्तरे पर बैठते थे वही बिस्तरे के एकदम करीब बैठा है लेखक। उनका जो तकिया, उनकी जो माला, तुलसी की माला, उनका प्यारा चरखा, ये वस्तुएं लेखक को ये कहती है कि बापू अभी बाहर गए हैं, कुछ ही समय में आएंगे। ऐसा एहसास लेखक को इस कुटिया के अंदर इन वस्तुओं को देखकर होता है। इसीलिए लेखक ने कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी आदमी का दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। तो ये लेखक का सौभाग्य है कि लेखक आज महात्मा गांधी जी की प्रिय वस्तुओं को इतने निकटता से देखते हैं और महसूस करते हैं। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो ये घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? जब तुलसी की माला, चरखा, बिस्तरा, तकिया, ये वस्तुएं लेखक को ऐसा कहता है कि बापू अभी भी बाहर गए हैं और कुछ ही समय में वापस आएंगे, तो लेखक को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये बिस्तरा, ये चरखा, ये तकियां, ये तुलसी की माला लेखक को ये कह रही है कि बापू अभी बाहर गए हैं, कुछ ही समय में वो वापस लौटेंगे। लेकिन जब लेखक की दृष्टि दूसरी तरफ जब वो करते हैं तो वहां उसके सामने घड़ी और खड़ाऊ नजर आते हैं। चरण पादुका, खड़ाऊ का मतलब होता है चरण पादुका, जो बापू पहनते थे। तो उसकी तरफ जब दृष्टि जाती है तो वो घड़ी और खड़ाऊ लेखक को ऐसा कहते नजर आती है कि अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू जब कभी भी कुटिया से बाहर जाते थे तो क्या वो हमें छोड़कर जाते थे? हमारे बिना बापू बाहर जाते थे? हम तो यहाँ हैं, तो बापू कैसे बाहर जा सकते हैं? अगर बापू बाहर गए हैं तो वे हमें भी साथ ले जाते हैं। हमारे बिना बापू कभी भी बाहर नहीं जाते, इसलिए तुम किस भ्रम में हो? ऐसा खड़ाऊ और घड़ी कहता है। ऐसा भ्रम लेखक को होता है, लेखक को ऐसा महसूस होता है। लेखक जब दूसरी तरफ दृष्टि करते हैं तो उसके सामने खड़ाऊ और घड़ी नजर आती है, और वह घड़ी और वह खड़ाऊ लेखक को ऐसा कहते हुए कहते हैं कि हमारे बिना बापू कभी भी बाहर नहीं जाते, इसलिए तुम भ्रम में हो, बापू यहाँ ही है। तो ये जब भाव लेखक को महसूस हुआ तो लेखक ने बिस्तरे से सवाल किया कि ओ बिस्तरे, तुम कहते हो बापू बाहर गए हैं, खड़ाऊ और घड़ी कहती है बापू बाहर नहीं गए हैं, तो तुम बताओ बापू कहाँ है? बताओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मास्थ करो, फिर देखो बापू यही है।
लेखक ने तो बिस्तरे से सवाल किया, लेकिन बिस्तरे ने जवाब नहीं दिया। इतने में बापू के तीनों बंदरों ने इशारों इशारों में कहा, अपनी आंख बंद करो, अपनी जबान बंद करो, अपने कान बंद करो, स्वयं को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे तो बापू यही है। बापू कहीं नहीं गए हैं, बापू यही है। सिर्फ आत्मस्थ करो तो ऐसा एहसास होगा कि बापू कहीं नहीं गए, बापू यही है। ऐसा बापू के तीनों बंदरों ने इशारों में लेखक को कहा। कभी कभार एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि बापू के तीनों बंदर इशारे इशारे में क्या कहते हैं, तो इसका ये जवाब होगा, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। और सचमुच पा रहा हूं, बापू तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूं। जब बंदरों ने लेखक को इशारों में कहा और जब लेखक ने ऐसा किया तो लेखक ने भी ये महसूस किया कि बापू कहीं नहीं गए हैं, बापू तो इसी कुटिया के अंदर है। देखिए, यह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उबाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है राम। जब तीनों बंदरों ने इशारों में लेखक को जो कहा और लेखक ने जब ऐसा कहा, ऐसा किया, तो लेखक को यह महसूस होने लगा कि बापू कहीं नहीं गए हैं, बापू यहां अंदर ही है। और ऐसा एहसास हुआ कि लेखक के सामने ही बापू बैठे हैं। ऐसा दृश्य लेखक की आंखों के सामने उभर कर आता है। हे राम, आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। लेखक जब स्वयं को आत्मस्थ करते हैं तो लेखक ऐसी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं कि लेखक के सामने स्वयं बापू बैठे हैं, यरवदा चक्कर चला रहे हैं। ऐसा दृश्य लेखक की आंखों के सामने उभर कर आता है और उसी दृश्य में हे राम शब्द भी देखते हैं। और जैसे ही हे राम शब्द लेखक के सामने आता है तो लेखक अपनी काल्पनिक दृश्यावली से जब वो वास्तविकता के अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैं किस काल्पनिक दुनिया में चला गया था, और जैसे ही हे राम शब्द सुनते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बापू हमारे बीच नहीं रहे। और जिस समय नाथूराम गोड्स ने बापू को गोली मारी तो अंतिम समय में वह यही शब्द बोले थे, हे राम, और बापू हमसे कहीं दूर चले गए थे, यानी कि बापू की मृत्यु हो गई थी। और जब अंतिम सांस जब उनकी थी तब उनके मुंह से यही शब्द निकला था, हे राम। इसीलिए लेखक जो है
वो अपनी काल्पनिक दुनिया में से वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस कुटिया में बापू नहीं है। एक क्षण के लिए पहले लगता है कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो बापू है, और ऐसी काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन वही काल्पनिक दुनिया में हे राम शब्द उन्हें वास्तविक दुनिया में ला देते हैं। हे राम आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। हे राम, इन शब्दों ने कहा नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, यह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियां के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुंह से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवता आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहां ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उंद बीज अंडज पिंडज है। यहां लेखक ये कहते हैं कि जब बापू को हिंदुत्व के नाम पर जब गोली मार दी गई और बापू की मृत्यु हो गई, लेकिन बापू ने जब तक जीवित रहे तब तक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, और वही कार्यों को लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जब तक आसमान में चांद तारे रहेंगे तब तक लोग बापू को याद करते रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर अंडज पिंडज यानी कि इस पृथ्वी पर जीवों का जन्म होता रहेगा, कोई अंडे से जन्म लेगा या कोई पिंड से जन्म लेगा, तब तक बापू को लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि बापू को कभी भी नहीं भूलेंगे। बापू अमर रहेंगे। इसीलिए कवि लेखक यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि आपकी जो महिमा है, आपका जो योगदान है, वो यत्र तत्र सर्वत्र रहेगा। लोग आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आसमान में चांद सूरज तारे सितारे उद बेज अंडज पिंडज है, तब तक आपकी महिमा रहेगी। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यहाँ लेखक बिस्तरे की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं और बिस्तरे को यह कहता है कि बिस्तरा तू कितना भाग्यशाली है, तू तो रत्न जड़ित सिंहासन से भी तेरा महत्व ज्यादा है। तेरा महत्व ज्यादा है, तेरा महत्व ज्यादा इसलिए है क्योंकि रत्न जड़ित सिंहासन पर भी ऐसे महान आदमी कभी भी विराजमान नहीं हुआ जो महान आदमी तेरे पर विराजमान हुआ था। इसीलिए है बिस्तरे, तू कितना भाग्यवान है, तू कितना भाग्यशाली है कि तेरे पर वो महान व्यक्ति जो विश्व वंदनीय व्यक्ति यानी कि महात्मा गांधी तेरे पर कई दिनों कई महीनों कई वर्षों तक तुम्हारे पर आसीन हुआ। इसीलिए तू कितना गौरवशाली है, तू कितना महान है कि तेरे पर वो महा आत्मा विराजमान थी। तो इस पैराग्राफ में बापू जिस बिस्तरे पर बैठते थे उसी बिस्तरे की तारीफ करते हुए
लेखक नजर आते हैं। आगे, यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसको कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल में समीप दीवार से सटा पित्तल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यर्वदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी से गोपियां नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फूटकर सामान में पुनी तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ। लेखक कुटिया के अंदर है, बापू की प्रत्येक वस्तु को निहार रहा है, देख रहा है, और उसके पास बैठकर यह महसूस करता है कि बापू की प्रत्येक वस्तुएं बापू का एहसास दिलाती है लेखक को। इसलिए लेखक हर एक वस्तु को एकदम ध्यान से देखते हैं। एक तरफ बिस्तरा है, दूसरी तरफ तकियां हैं, तो वहां से जब वो आगे बढ़ते हैं तो थुकदान, जो बापू अपने पास ही रखते थे और उसी थुकदान में ही थुकते थे और उसी थुकदानी को स्वयं वो साफ करते थे। बापू के साथ तो कई लोग, उनके सेवक लोग भी मौजूद रहते थे, फिर भी बापू ने कभी भी अपने सेवकों से काम नहीं करवाते थे। बापू स्वयं का काम स्वयं ही करते थे। जब थुकदान की सफाई करनी है तो बापू स्वयं अपने हाथों से थुकदान साफ करते थे। अपनी प्रत्येक वस्तु की सफाई बापू स्वयं ही करते थे। इसलिए ये जो थुकदान, अपनी जो कलमदान है, लेखनी है, पेंसिल है, यर्वदा चक्र है, प्रत्येक वस्तु को एकदम करीबी से लेखक निहारते हैं, देखते हैं और बापू का एहसास वो महसूस करते हैं कि यहाँ बापू है। और बापू की वस्तुओं में भी लेखक को बापू का एहसास होता है, बापू महसूस होते हैं। और वहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसके सामने 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ नज़र आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक। आने वाले वीडियो में बापू की कुटिया के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।